जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? कैन यू लिसन मी? स्क्रीन भी शो हो रही है? ओके, ठीक हो गया। हम्म, जी बच्चों, हम थे यहाँ पर। हम ये बात कर रहे थे क्वेश्चन के अंदर कि इस क्वेश्चन को करने का तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाकर BD CD लिखेंगे। BD CD लिखकर आप पेमेंट्स करने जाएंगे। पेमेंट्स में आप फेस के ऊपर ही सारी पेमेंट्स लिख देंगे। ठीक। और फेस पे जब आप लिखेंगे तो आपका वो सारा काम क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। फेस आपका भरना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप एक्रूअल्स को क्लोज कर सकते हैं। चल जाता है। अच्छा जी। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर जब हम पेमेंट्स कर रहे थे तो ड्राइंग्स आ गई। यहां से मुझे एक एंट्री जरूर पता चल गई है कि ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जाके जो मैंने कैश का अकाउंट बनाया है यहां पर एंट्री जरूर लिख सकता हूं, ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। ये मैं लिख दूंगा। मुझे नहीं पता ये वाला बैलेंस कब आना है, कैसे आना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बैलेंस आए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई और गाइडेंस कहीं और से मिले। एक चीज यहां पर लिख दूंगा और एक चीज मैं जाकर ड्राइंग्स कम से कम फेस के ऊपर जरूर लिख लूंगा। इक्विटी के अंदर ओपनिंग कैपिटल, एड प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट के अंदर जो मैंने आपको गाइडेंस दी थी, आपने जे लिखना है और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाना है और एक नेट प्रॉफिट का टोटल लगाना है और वहां पर जे लिख देना है और ये क्रॉस रेफरेंसिंग होगी। टोटल हो ना हो आपको इस चीज के मार्क्स मिल जाएंगे। एक ड्राइंग्स के अंदर हम साथ आराम से लिख सकते हैं, ये कैश ड्राइंग्स है जो भी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसके मुताबिक। नेक्स्ट, अभी मैंने वो वाली ये एंट्रीज लिखी थी जो पेमेंट्स ही एक्सपेंस से रिलेटेड है। जस्ट जस्ट आपको ये समझाने के लिए। अब हम बाकी की एंट्रीज पूरा करते हैं, अपना फॉर्मेट मुकम्मल करते हैं ताकि क्वेश्चन क्या हो, मुकम्मल हो। एंट्री, बैंक क्रेडिट कैश डेबिट। ये कैश विथड्रॉल हो रही है।
ये क्रेडिट किया, कैश के अकाउंट में जाके डेबिट कर देंगे 6320 कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। क्रेडिटर्स, यहां पर ख्याल रखना है कि देर आर चांसेस कि कोई अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड ना हो। 87,200, इसको लिखने से पहले थोड़ा सा एहतियात कर लें, जरा सा चेक कर लें कोई पिछले साल का अनक्रेडिटेड और इस साल का पिछले साल का कोई अनप्रेजेंटेड ना हो। ये जो बैंक स्टेटमेंट की पेमेंट्स हैं इनमें से लास्ट ईयर का अनप्रेजेंटेड लेस कर देना और जमा कर देंगे करंट ईयर का अनप्रेजेंटेड, तो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक वाली पेमेंट्स बन जाएंगी। इंश्योरेंस क्लेम अ चेक ऑफ 3 लाख इशूड ऑन 15 दिसंबर 17 अगेंस्ट रेंट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। ये तो रेंट से रेलेवेंट है, सप्लाई से रेलेवेंट नहीं है। डिपॉजिटेड वाली इससे रिलेट नहीं करती। क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू प्रेजेंटेड 15 दिसंबर 17, ठीक है। ये creditors are paid through check only, payments made to creditors include 48 लाख आफ्टर वेलिंग डिस्काउंट ऑफ 4 मिलियन, अ चेक ऑफ 1900 issued to supplier on December 16, no discount was allowed by supplier on this payment। 1900 issued to a supplier in December 16 पिछले साल से रेलेवेंट था, जो इस साल में प्रेजेंट हुआ और उसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब 87,200 में से -1900 कर हम लिखेंगे। और ये वाली एडजस्टमेंट जो दी थी डिस्काउंट अवेल करने वाली, ये पुराने जमाने में तो डिस्काउंट रसीव्ड की एंट्री लिखनी होती थी, अब हमें डिस्काउंट रसीव्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो जो पेमेंट किया है उसने नेट परचेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा। स्टडी टैक्स में इग्नोर नहीं किया हुआ, उसमें उन्होंने वही पुराना सोल्यूशन रख दिया है, लेकिन काइंडली जो मैं समझा रहा हूं उसको आप डील करें। आई विल डेफिनेटली ईमेल आल्सो ऑन इट। मैं सोल्यूशन बना रहा था तो तब मैंने इस चीज को बड़े गौर से देखा, तो ये कहानी मौजूद थी। मैंने अदर इनकम में से इसको आउट किया और मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री कौन सा था, पेबल का अकाउंट, यस क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर क्रेडिटर वेयर इज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के अकाउंट के अंदर यस 87,200 की पेमेंट थी, उसमें से लास्ट ईयर का अनप्रेजेंटेड लेस करेंगे तो यहाँ पे 85,300 आ जाएगा। अब दो चीजें हमने एडजस्ट कर दी, हमने इस एडजस्टमेंट को भी डील कर दिया, ये वाली एंट्री भी एडजस्ट हो गई और हमने यहाँ से पेमेंट को भी 87,200 को भी डील कर दिया। डिलीवरी टैक्स सेकेंड हैंड 2300 पीपी डेबिट डिलीवरी टैक्स, डिलीवरी टैक्स क्वेश्चन में ओपनिंग में मौजूद है या नहीं, ओपनिंग में मौजूद नहीं है जी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, डिलीवरी ट्रक नहीं है तो मैं डिलीवरी ट्रक का एक नया अकाउंट बना दूंगा, डिलीवरी ट्रक डेबिट और बैंक क्रेडिट 2300 से। डिलीवरी ट्रक कहीं पे बनाओ सही, डिलीवरी ट्रक डेबिट कैश क्रेडिट यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे 2560 बाद में देखा जाएगा, 2300 बैंक के साथ बीडी नेल 2300 वाली एंट्री आई है, बाकी की कहानी बाद में पता चलेगी। यूं हमारी पेमेंट साइड मुकम्मल हो गई, अब रिसीट साइड पे आएंगे। ओपनिंग की कोई नहीं एंट्री, कॉर्पोरेट कस्टमर 34,240, कॉर्पोरेट कस्टमर यहाँ कहीं पे कॉर्पोरेट कस्टमर से रिलेटेड कुछ बात की गई हुई है। 60% गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश टू वॉक इन कस्टमर एट लिस्ट प्राइस, रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड टू कॉर्पोरेट कस्टमर ऑन क्रेडिट एट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन लिस्ट प्राइस, they only pay through check।
ठीक हो गया, पेमेंट आ गई। ओनली पे थ्रू चेक। कॉर्पोरेट कस्टमर उधार पे है, कॉर्पोरेट कस्टमर ऑन क्रेडिट एट ए डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन लिस्ट प्राइस। ठीक है जी। अब जो पेमेंट हो रही है वो रिसीट ले लें। बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट 34,240। 34,240 यहाँ पे लिख देंगे, 34,240। बेटा ये भी पानी भी ला देना। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट एंट्री कैश। कैश, ये वाला जो कैश है ये डिपॉजिट हो रहा है, ये डिपॉजिट वाला कैश है, सेल्स वाला नहीं है। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 56,380, 56,380। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कैश कैश 56,380, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया। इंश्योरेंस क्लेम, ओहो क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, इसको हम थोड़ा देर रुक जाते हैं कि ये क्या चीज है। कैश डेबिट इंश्योरेंस क्लेम, इसको स्टार लगाया छोड़ दिया। रिटर्न आउटवर्ड, ओहो हो, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न चीजें गई हैं, उसके अगेंस्ट बैंक में पैसा आ गया। बैंक डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हो गई है। सेल्स रिटर्न कोई इससे रेलेवेंट, 60% गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश टू वॉक इन कस्टमर एट लेस प्राइस, रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट कॉर्पोरेट कस्टमर ऑन क्रेडिट एट अ डिस्काउंट ऑफ दिस, दे ओनली पे थ्रू चेक। अब बैंक डेबिट हुआ और सेल्स रिटर्न क्रेडिट हुई है, मींस सेल्स कम हुई है। ये जजमेंट करनी पड़ती है। बैंक डेबिट सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी परचेज रिटर्न की कहानी है ना, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ने इन्वेंट्री में डील होना है। अगर आप एंट्री के लिए सोचेंगे तो फिर गलती नहीं करेंगे कि सेल्स बैंक डेबिट हुआ, सेल्स रिटर्न क्रेडिट तो नहीं होती, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होती है, और परचेज रिटर्न है तो ये इन्वेंट्री को हिट कर देंगे आप। बैंक डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, परपेचुअल सिस्टम के अंदाज से सोचना शुरू कर देंगे तो जिंदगी की सुकून में आएगी और एंट्री हो जाएगी आराम से। अभी हमने 5500 को होल्ड कर दिया, जो सी चीज सही समझ लगती है उसको डील कर दें, जो सी चीज नहीं सही समझ लगती उसको डील ना करें, उसको टिक भी ना करें। बैंक डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट, इन्वेंट्री का काउंट, बैंक डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वेयर इज इन्वेंट्री, ऊपर होगी 2170, बैंक डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट परचेज रिटर्न। डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड, डिलीवरी चार्जेस रिकवर कर दिए, बैंक डेबिट डिलीवरी एक्सपेंसेस क्रेडिट कर देंगे, यही हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या एंट्री समझ लगी है। डिलीवरी चार्जेस रिकवर मींस कोई एक्सपेंस था वो क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो 330 बैंक डेबिट हो रहा है, डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड, डिलीवरी डिलीवरी, कोई डिलीवरी चार्जेस कहीं पे लिखे हों, डिलीवरी चार्जेस रिकवर, कोई डिलीवरी एक्सपेंसेस में नहीं आ रहा तो या तो इसे अदर इनकम में लिख देंगे, या अगर कोई कहीं आपको एक्सपेंस ऐसा मिल जाए जैसे
डिलीवरी एक्सपेंस मौजूद हो तो फिर उसके अंदर से लेस कर देंगे। डिलीवरी एक्सपेंस मौजूद होता तो उसमें से माइनस कर देना था। अब वो मौजूद नहीं है तो इसे अदर इनकम में लिख दिया गया है। ये अदर इनकम में लिख दिया गया। कुछ ना होता, आप इसको इस वक्त यहां से भी लेस करके लिख सकते थे। और यहाँ पे साथ लिख देते डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड। ऐसे भी किया जा सकता था, या अदर इनकम में या यहाँ पर डील किया जा सकता था। सम अप मैंने बता दिया, अब मैं काट देता हूँ इसको, समझा दिया आपको। बैंक डेबिट हुआ है, दूसरी साइड आपने लिखनी है। अब एक इंश्योरेंस चीज बच गई है। इंश्योरेंस को डील करते हुए आपको देखना है इंश्योरेंस इंश्योरेंस, और कॉर्पोरेट कस्टमर को डील करते हुए आपको देखना था कोई अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड तो नहीं है लास्ट ईयर के और करंट ईयर के। तो कुछ थे, वो देख लेते हैं। हिल जाता है। हाँ जी। कहता है a check of 300 हाँ has not been presented। Check from debtors deposited this amount to be 3200 is not appearing in the bank statement। ठीक है जी। तो इसका मतलब 34,240 की पेमेंट भी है, एक और पेमेंट भी है। तो रिसीट जो है 34,240 प्लस अनक्रेडिटेड करंट ईयर माइनस अनक्रेडिटेड लास्ट ईयर। अनक्रेडिटेड लास्ट ईयर तो नहीं है, करंट ईयर के हैं 3200। ये एड अप होने चाहिए थे पेमेंट करते हुए, रिसीट लेते हुए। बैंक डेबिट, क्योंकि हमने बनाना है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ये 5,000 आ रहा है, इसको भी ठीक करना है। 5,000 आ रहा है, ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। कैश बुक का बैलेंस प्लस अनप्रेजेंटेड माइनस अनक्रेडिट इज इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में प्लस अनक्रेडिटेड करेंगे माइनस अनप्रेजेंटेड करेंगे करंट ईयर के। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो कैश है वो आ जाना चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 5,000 है, इसमें अनक्रेडिटेड 3200 ऐड करेंगे, अनप्रेजेंटेड लेस कर देंगे। अनप्रेजेंटेड कोई और भी आ रहे हैं 3 लाख रुपया। तो बैलेंस आपका बैंक के अकाउंट का प्रेजेंट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बैंक का अकाउंट आप यहाँ पर बैंक के अकाउंट के अंदर बैलेंस लिख देंगे। चेक कर लेते हैं क्या ये वही वाली बातें हैं जो मैंने की हैं। बैंक 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 पता नहीं किधर लिखा गया। बैंक 5,000 था। यस 5,000। 5,000 में मैंने कहा था 3200 ऐड कर दो और 300 लेस कर दो, तो ये 7900 ही बनता है। 7900 क्या कर देंगे हम, प्रेजेंट कर देंगे 7,900 डायरेक्टली। ये आ गया आपकी यहाँ पे बात। अगर आपको जहां पर जल्दी लगे कि टाइम शॉर्ट है, फौरी तौर पर क्लोजिंग बैलेंसेस उठाएं और लिख दें बैलेंस शीट में। आपने पहला स्टेप मुकम्मल किया, फॉर्मेट बनाया। दूसरा स्टेप बीडीसीडी लिखा। तीसरा स्टेप आपने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट में से या कैश बुक में से या कैश की पेमेंट में से या कैश की रिसीट की एंट्रीज को लिखना शुरू किया। उससे आती बहुत सारी एंट्रीज वो क्या हो जाती हैं, फेस के ऊपर आ जाती हैं। अब आपने इंश्योरेंस को साइड पे किया। इंश्योरेंस क्लेम रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ड्यूरिंग द ईयर। ओह, खरीदे थे। इंश्योरेंस क्लेम रिप्रेजेंट्स
रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ड्यूरिंग द ईयर, मींस लॉस हो गया, उसके पैसे आ गए हैं। तो जितना लॉस था सारे के सारे पैसे अगर मिल जाएं, तो आराम से क्या हो जाएगा, यहां से दो एंट्री समझ लगती हैं कि गुड्स रास्ते में थी, रास्ते में क्या हो गई, खराब हो गई, लॉस हो गई, और उसका क्लेम हमने लॉन्च करना था। अब उसकी एंट्रीज हमें समझ लगती हैं कि ये हमने बाइंग जरूर की थी, इन्वेंट्री डेबिट जरूर हुई होगी, और पेबल क्रेडिट भी हुआ होगा, उसके पैसे भी देने होंगे, पहले नंबर पर एंट्री। दूसरी एंट्री होनी चाहिए थी लॉस डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। तीसरी एंट्री होनी चाहिए थी कि इंश्योरेंस वालों को क्लेम लॉन्च किया, रिसीवेबल डेबिट और लॉस खत्म किया। चौथी एंट्री होनी चाहिए थी बैंक डेबिट और इंश्योरेंस का क्लेम रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये एक लंबी चौड़ी कहानी सारी चलनी थी, जो जो सी चीज होनी चाहिए। इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट तो खुद ब खुद बैलेंसिंग आ जाना चाहिए है, जो कि हमारा पेबल के अकाउंट से आएगा। क्या आएगा, पेबल के अकाउंट से आएगा। लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट जरूर करना है हमने, और ये 5500 का लॉस ही था, लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। लॉस एबनॉर्मल लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। इन्वेंटरी एबनॉर्मल लॉस की ये हो जाएगी क्रेडिट। जो पेबल है वो खुद ब खुद बैलेंसिंग बनेगा। अगर मैंने यहां पर लिख दिया तो यहां से ये जो बैलेंस है इधर भी इंक्रीज हो जाएगा, खुद ब खुद उसकी परचेजिंग रिकॉर्ड हो जाएगी नेट वैल्यू। अच्छा जी, या फिर पेबल से अकाउंट से इधर आ जाएगी। ये एंट्री हमने लिख दी, और फिर बैंक डेबिट इंश्योरेंस नॉर्मल लॉस डेबिट और क्या नाम था, इन्वेंट्री क्रेडिट। और यहाँ पर जो पैसे थे ये क्या थे भला, इंश्योरेंस क्लेम रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ड्यूरिंग द ईयर। इंश्योरेंस क्लेम रिप्रेजेंट्स, तो 5500 का इंश्योरेंस क्लेम आ गया है बैंक डेबिट, और अल्टीमेटली तो लॉस खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बैंक डेबिट लॉस क्रेडिट हो जाना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पर। सॉल्यूशन में ये प्रॉब्लम है। ये देखिए ना, नॉर्मल लॉस यहाँ पे अदर इनकम में फिर ले जाके लिख दिया, तो अल्टीमेटली एक साइड पे एक्सपेंस लिख दिया, एक साइड पे इनकम लिख दिया, तो कहानी वहीं पे आ जाती है। तो ये नहीं आएगा, वहीं से ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि जी एक साइड पे एक्सपेंस बुक कर लें, दूसरी साइड पर क्या कर दें, इनकम बुक कर लें। तो पहले नंबर पर ये होता है कि जी इंश्योरेंस लॉस बुक करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस डेबिट किया, इन्वेंट्री क्रेडिट किया से 30 से। अब इंश्योरेंस वाली कंपनी ने उतने माना ही नहीं है, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट से उसने माना 25 का। इसका मतलब बैलेंसिंग अमाउंट आपका क्या आएगा, 5 का लॉस नेट आ जाएगा। तो लॉस नहीं हुआ, हमें सारे के सारे पैसे मिल गए, बैंक डेबिट लॉस
क्रेडिट जो लॉस होने जा रहा था वो लॉस नहीं होगा, अदर इनकम में नहीं लिख देना। तो ये जो हमने पेंडिंग छोड़ा था ये भी हो गया। अब जैसे जैसे आप टिक करते जाएंगे आपके मार्क्स होते चले जाएंगे। अब आपने ये वाला डील भी कर लिया हुआ है, इंश्योरेंस भी, चेक ऑफ 3 लाख ये भी ठीक कर दिया हुआ है, हैज नॉट बिन प्रेजेंटेड, वेरएज ये बैंक में डील कर दिया हुआ है, रेंट में डील नहीं किया। चेक ऑफ 300 इशूड ऑन 15 अगेंस्ट रेंट हैज नॉट बिन प्रेजेंटेड। इसका मतलब ये है कि रेंट की भी एंट्री पास करोगे, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट हुई थी, तब ही तो ये अनप्रेजेंटेड बना। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट करना था, बैंक क्रेडिट हमने ऑलरेडी कर दिया है थ्रू आवर VRS। रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो रेंट में 300 जाके क्या करोगे, एड अप कर दोगे फेस के ऊपर, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। अब अगर आप ये मैच करना चाहेंगे तो ये भी मैच हो जाएगा। जितनी एंट्रीज हो सकें उतने मार्क्स जब आपने लिख दिए फेस के ऊपर तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। Delivery truck was purchased on 1st March. Prior to use, the truck was repaired at a cost of 260. The repair work was completed on 31 March 17. The amount is included in the payments for repair and maintenance above. लो जनाब, 260 में गलत लिखा गया है। रेक्टिफाइंग एंट्री ये है कि जहां पर गलत लिखा हो वहां से क्या कर दो, आउट कर दो, जहां पे लिखा जाना चाहिए वहां पर लिख दो। एक्सपेंस में गलत लिखा हुआ है 260, एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और पीपीई में डिलीवरी ट्रक के अकाउंट में जाकर लिख देंगे। यहाँ पर जो आपने लिखा था, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिली, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसमें से 260 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 260, और डिलीवरी ट्रक के अंदर एडअप हो जाएगा 260। डिलीवरी ट्रक किधर है, डिलीवरी ट्रक 260, ये वही वाली कहानी हो गई। 260 जमा 2300, अब मुकम्मल हो गए 2560। तो गलत जगह पे लिखा हुआ था, हमने सही कर दिया, बस रेक्टिफाइंग एंट्री पास की, कहानी खत्म। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी ट्रक इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एट 12.5% पर एनम। अब ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। जैसे ही आपने ये वाली एंट्रीज पास की, अब आपको खुशी होनी चाहिए कि जी मैक्सिमम आपने काम कर दिया। मैं अब इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा फिलहाल। डेप्रिसिएशन डेबिट, ये बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत दोबारा से नहीं है। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट और पी क्रेडिट हो जाएगा। ये डील हो गया, ये डील हो चुका हुआ है। फर्नीचर फिटिंग के ऊपर आप आएंगे, BDCD, BD था, CD नहीं था, तो इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। BD फर्नीचर से रेलेवेंट क्या कहानी थी, फर्नीचर फर्नीचर। The delivery of this amount is included this depreciation on delivery truck is charged on straight line at this। बाकियों के ऊपर क्या है, कहीं पे लिखा होना चाहिए। ओहो ओहो, ऊपर मैंने नहीं पढ़ा था, शायद यहाँ पे मौजूद होगा। ऑल फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये देखे ना, जो जो सी चीजें हो गई हैं वो तो टिक हो रही हैं, ये नहीं हुई है। तमाम फर्नीचर एंड फिटिंग्स आर परचेज ऑन 1 जुलाई 15 एंड आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस एट 5%। Provision for doubtful debt is maintained at 4% during the year, balance totaling 260 were written off। बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये वाली एंट्री भी नहीं पास की। बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसेस इतने वर रिटर्न ऑफ हो चुके हुए हैं 260। बैड डेट डेबिट, बैड डेट का एक्सपेंस डेबिट करेंगे और डेटर को क्रेडिट करेंगे। बैड डेट डेबिट, बैड डेट किधर है, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, बैड डेट
260 डेबिट, डेटर 260 से क्रेडिट, डेटर क्रेडिट 260, ये आ गया जी। बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। अच्छा, जो पेमेंट थी मैंने कहा था जो रिसीट है उसको कैसे बनाना है, बैंक स्टेटमेंट की रिसीट्स प्लस अनक्रेडिटेड माइनस अनक्रेडिटेड लास्ट ईयर। तो 34,240 में अगर अनक्रेडिटेड कोई है डेटर से रिलेटेड तो वो शामिल करना है, ये ये 3200, ये शामिल करेंगे तो फिर बैलेंस बनाना है। तो ये वही वाला 3200 शामिल हुआ है प्लस 3200, तो ये ठीक हो जाएगा, फिर ये वाला बैलेंस मुकम्मल हो जाएगा। अब जब आपने सारी एंट्रीज कर ली तो उसके बाद आप क्या करना शुरू करेंगे, क्लोज करना शुरू करेंगे। ये डेप्रीसिएशन की वर्किंग आप देख लीजिएगा और ये हो जाएगी। प्रोविजन की कहानी में डेटर्स जो है हमारे पास, जो प्रोविजन ओपनिंग में कहीं पे आ रहा होगा शायद, प्रोविजन डेटर ग्रोस आ रहा है, तो ये कैसे बनेगा। उसने कहा 6% प्रोविजन है तो 4400 के ऊपर भी हम परसेंटेज लगा देंगे और 5900 के ऊपर भी हम परसेंटेज लगा देंगे और प्रोविजन का अकाउंट बना देंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो हम चार्ज कर देंगे प्रोविजन का अकाउंट। 4400 के ऊपर 4% और 5900 के ऊपर 4%, 236 और 176, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हम एंट्री बना देंगे बैड डेट। ये गलत तरीके से हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। 176 और 236 का डिफरेंस है, ये जाके एक्सपेंसेस में ऐड अप हो जाएगा। तो ये प्रोविजन की कहानी भी हो गई। अब जब ये चीज हो जाएगी तो फिर आप क्लोज करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि क्या क्या कुछ हो गया है। क्या मेरा क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज हो सकता है, क्या इसके अंदर सिर्फ परचेजेस वाली इन्वेंट्री वाली एंट्री रह गई है, कोई और तो नहीं रहती। तो ये इन्वेंट्री बैलेंसिंग निकालेंगे, 86,500 86,500 ये आ जाएगी। यहाँ से बैलेंसिंग आएगी, यहाँ से आपको इन्वेंट्री के अकाउंट से आपको बैलेंसिंग मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 76,630। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस फिल होना शुरू हो जाएगा, 76,630 प्रॉफिट एंड लॉस। फिर डेटर के अकाउंट से आप देखेंगे कि डेटर के अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग आई, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट 39,200, ये जाएंगे और क्रेडिट सेल्स में जाकर लिख देंगे क्रेडिट सेल्स 39,200। फिर कैश का अकाउंट है, कैश का अकाउंट के अंदर जो सारी चीजें हैं वो हो चुकी, लेकिन सेल्स भी नहीं हुई। यहाँ पर हमने एंट्री ये लिखी हुई थी कि कैश सेल्स होती है, ये वाली चीज आपको लिखनी है कि कैश सेल है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और ड्राइंग्स भी हमने लिखी हुई है। तो अब यहाँ से पता चला कि ये दो चीजें मिसिंग है, कोई एक चीज पहले फाइंड होगी तो फिर दूसरी चीज आएगी। तो इसके लिए हमें सारा लेना पड़ेगा इसका, मार्कअप मार्जिन वाली एडजस्टमेंट का, जो कि ये है। कहता 60% गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश टू वॉक इन कस्टमर एट अ लेस प्राइस, रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड टू कॉर्पोरेट कस्टमर ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन लेस प्राइस। गुड हो गया, यहां से पता चला। तो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है हम उसके दो हिस्से तोड़ देंगे, इसका 60% अलहदा करेंगे, 40% गुड्स अलहदा कर देंगे। 76,630 का 60% और 76,630 का 40%। कॉस्ट ऑफ सेल्स का तो गुड्स ही है ना। और फिर यहां से हम कहेंगे 60% सेल्स हुई हैं फॉर कैश टू वॉक इन कस्टमर ऑन लिस्ट प्राइस। अब लिस्ट प्राइस भी नहीं है हमारे पास। रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड टू कॉर्पोरेट कस्टमर ऑन क्रेडिट एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन लिस्ट प्राइस। गुड हो गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स तो है हमारे पास 60% गुड्स और 40% गुड्स। यहां से हम क्या करेंगे, हम फाइंड करना शुरू करेंगे, कोई वे आउट ढूंढना शुरू करेंगे।
और नॉर्मली बच्चों यही वाली एडजस्टमेंट में ना टेक्निकलिटी होती है, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे नॉर्मली पहुंच जाते हो थ्रू टी अकाउंट, और फिर टेक्निकलिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 76, 630 और 60% और 40% को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। और तब मुझे आप लोग वैल्यूज बताएंगे, फिर मैं आपके साथ ही मिलके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, होपफुली सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसे कर देता हूँ, 76, 630 का 60% प्लस 76, 630 का 40%, ये अलग अलग हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय ये लिस्ट प्राइस के ऊपर होता है, और ये लिस्ट प्राइस का 98% होता है। अगर इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास सेल्स निकलनी चाहिए है टोटल। गुड हो गया। अब यहां से मैं, एक रिलेशनशिप है मेरे पास, एक सेल्स आ चुकी हुई है क्रेडिट सेल्स की, ये वाली कहानी यूज करूंगा। और ये 39,200 मेरे पास सेल्स आ चुकी हुई है कॉर्पोरेट कस्टमर की, 39,200। अब मैं इसको यूज करके लिस्ट प्राइस पर पहुंच जाऊंगा। जो लिस्ट प्राइस आएगी उसको यहां पर फीड करूंगा तो मेरे पास दूसरी सेल आ जाएगी। गॉट द पॉइंट बच्चों? आपने एक रिलेशनशिप बनाया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या, लिस्ट प्राइस, या 1 पॉइंट जितना भी मार्जिन वगैरह है, 1+ के साथ आना चाहिए वैसे, 1+ रेट। रेट आपको गिवन डायरेक्टली नहीं है, चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। 60% सेल्स, ये वाली 31, ये वाली आ गई क्रेडिट सेल्स, हमारे पास मौजूद है। क्रेडिट सेल्स से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। क्रेडिट सेल्स विदाउट डिस्काउंट 40% हुई, 40,000 हुई, उसको यूज करते हुए हमने 60,000 के ऊपर पहुंच गए। एक और तरीका कार भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये वाला सवाल मैंने डायरेक्टली करवाया भी हुआ है, इसकी सेल्स निकलवाई थी मैंने। सवाल पता नहीं कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 34 थी शायद, नहीं ये भी नहीं था। स्मार्ट तो मैंने करवा दी है। ये भी नहीं है। जी, नहीं वो कहाँ पे रह गया। बहरहाल बच्चों, इसको रिलेशनशिप इसी का ऐसे बनेगा, और फिर वहां से आप क्या करोगे, सेल पे पहुंचोगे।
गया हमारा। उनतालीस 300 जो प्राइस थी सेल की, ये ग्रॉस अप करोगे। ग्रॉस अप मीन्स ये 98% को रिप्रेजेंट कर रहा था। 39,200। आ जाओ भाई, इधर उधर हो गया। सेल प्राइस थी, ये 98% का रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये 40,000 क्या हो जाएगी इसकी एक्चुअल सेल प्राइस हो जाएगी, जो होनी चाहिए थी ऑन लिस्ट प्राइस बेसिस। लिस्ट प्राइस बेसिस से आप ना मार्कअप मार्जिन निकाल लोगे, किस मार्जिन के ऊपर सेल हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 20 की मौजूद होगी, और एक रेट बना लोगे कि क्या मार्जिन बनता है, और उसी मार्जिन के ऊपर वो लिस्ट प्राइस पर ही सेल हो रहा है। सेम मार्जिन के ऊपर, कोई उसने ये तो कहा नहीं है कि ये डिफरेंट मार्जिन होगा। किधर गया है सवाल। 60% होल कैश एट लिस्ट प्राइस, ठीक है जी। लिस्ट प्राइस के अंदर ऑब्वियसली एक मार्जिन फिट इन हुआ होता है, तो आपके पास जो गुड्स हैं, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स और लिस्ट प्राइस का एक मार्जिन बना लो, जो उसी चीज अवेलेबल है। 31,452 कॉस्ट, दूसरी साइड पे लिखोगे सेल 40,000, यहां से आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट जो निकले उसका या ऑन सेल बना लो, या ऑन कॉस्ट परसेंटेज बना लो। वैल्यू बताएं, मैं आपको ये निकलवाता हूँ। 8,000 कितना है, कैलकुलेट करके बताएंगे बच्चों। किधर गया। कैलकुलेट करके बताते हैं बच्चों, फिर मैं आपको उसका गाइडेंस मजीद दे देता हूँ कि ये किस तरीके से अल्टरनेट वे आउट में इजीली सोल्व हो सकता है। 9,000, 31,452। एक मिनट, ये नहीं, एक्सेल के ऊपर आ जाते हैं। ये देखें, 40,000 हमारी कॉस्ट आई, 31,452 हमारी, सॉरी ये सेल आई, ये आई आपकी कॉस्ट। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट। गलत जगह पे लिख दिया मैंने। ये नहीं, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट। अब अगर इसको, इस प्रॉफिट को किधर दिया, इस प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड करोगे कॉस्ट से, तो ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकलेगा। इसको अगर प्रॉफिट को डिवाइड करोगे ऑन सेल प्राइस, तो ये ऑन सेल निकलेगा 0.2137। ये अब वही मार्कअप मार्जिन में कन्वर्ट हो गया 0.2137। अब जो दूसरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपकी, वो भी हमने फाइंड कर ली हुई है। उसको इस रेट के जरिए यूज करके
आंसर पे पहुंच जाओगे। दूसरी कॉस्ट से 47,148 है। आपने कहा प्रॉफिट ऑन सेल मैंने लेना है, तो मीन इज इक्वल टू एस इंटू 1 - आर, ये वाला फार्मूला लगेगा। कॉस्ट हमारे पास मौजूद है, हमने सेल प्राइस पे पहुंच गया, कॉस्ट डिवाइड बाय 1 - आर। कॉस्ट थी हमारे पास 47178, 47178 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.2137, 2137, 47,148 तकसीम 47,148 तकसीम 1 माइनस 0.2137, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 60,000 आ जाएगा। 59,961, अराउंड 60,000 एग्जैक्ट। अगर रेट एग्जैक्ट होता तो ये 60,000 के बराबर ही आता था। तो ये हमारी क्या आ जानी थी, कैश सेल। और कैश सेल्स की एंट्री कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होती है। तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट जब आप एंट्री पास करोगे तो ये चीज पूरी हो जाएगी, और यहां से आपको ड्राइंग्स मिल जाएगी जो कि बैलेंसिंग है। कुछ ना समझ लग रहा हो, कुछ ना समझ लग रहा हो तो ट्रिक क्या है, चुप करके इस वैल्यू को क्या कर दो, एज्यूम लिख दो। एज्यूम लिख दिया, अब ये खुद ब खुद बैलेंसिंग आ जाएगा। जब बैलेंसिंग आएगा तो इसके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे ड्राइंग्स लिखने के। ये सारा काम करने के बाद आपको करना पड़ता है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ता है। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, जितने टी काउंट बनाए हैं उनकी ओपनिंग उठानी है और कहीं ना कहीं पे लिख के उनसे वाली वर्किंग थी, वर्किंग नंबर 1, ये ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज करके क्या आ जाएगा, आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। जी बच्चों, एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन? आई होप कि आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि इसमें से आसानी से 70% मार्क्स लिए जा सकते हैं विद इन ड्यू टाइम। एडजस्टमेंट आपकी, एडजस्टमेंट एंड पर ही करनी है आपने। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नमाज की ब्रेक कर ली जाए, नमाज पढ़ ली जाए, और फिर हम आपके साथ IS-23 या फिर IS-41 या ये दोनों डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ब्रेक करते हैं 5:13 से 5:30 तक। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया मेरी तरफ से। अब आपने रूल्स याद करने हैं और उन रूल्स को अप्लाई करें चंद सवालों के ऊपर। इंशाल्लाह 5:30 पर मुलाकात करते हैं दोबारा से। आपका जो थोड़ा बहुत मजीद चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं कोशिश करता हूँ डिस्कस कर दूँ आपके साथ। वैसे कोशिश तो ये की है मैंने कि जी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्कशन हो सके। स्टिल रूम मौजूद है, IS-23 भी है और IS-41 भी है, जो थोड़े से मेजर हमारे स्टैंडर्ड हैं जो रहते हैं हमारे। 23 कल डिस्कस हुआ था थोड़ा बहुत, एक सवाल मैंने कहा था मैं और डिस्कस कर दूंगा इंशाल्लाह। और बस इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे थोड़ी देर में।
जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी। अब बताएं, IS-23 और IS-41 क्या करना चाहेंगे? इसमें आपको ज्यादा मुश्किल पेश आती होती है। IS-41 सर, ओके। IS-41 बहुत आसान सा स्टैंडर्ड है, वेरी इजी। पहले इसकी कुछ बातें मैं समझा दूं आपको। बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट क्या क्या होते हैं? ये लिविंग एनिमल होते हैं, लिविंग प्लांट होते हैं, ठीक, ये भी लिविंग प्लांट है, ये बायोलॉजिकल एसेट है, ठीक। एक इसकी लैंड होती है, लैंड IS-16 के तहत ही डील होती है, जिसके ऊपर ये चीजें उगती हैं, ठीक। फिर ये जो दरख्त है जिसकी लाइफ ज्यादा होती है, ये बियरर प्लांट कहलाता है। लिविंग प्लांट भी है लेकिन बियरर प्लांट है। ये बियरर प्लांट भी IAS-16 के तहत डील होता है। अब बायोलॉजिकल एसेट, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट होते हैं। अगली चीज जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। दूसरा मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या चीज? ये जो एनिमल है, इससे जो वूल शेयर हुई है, इसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बोलेंगे। ये जो गंदम हो गई, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गई, और ये जो सेब आ गए, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गई। जब ये वूल शेयर हो रही होगी, या जब दरख्त से ये सेब उतारे जा रहे होंगे, या जब ये फसल काटी जा रही होगी, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, दरख्त से फल का उतारना या फसल का काटना, ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। अब अगली कहानी आती है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये छोटा सा चूजा है, चूजे से ये चिक बनेगा, फिर ये हैन बनेगा, ये फिर अंडे देगी, फिर ये सर्कल चलता रहेगा। ये हैन जब अंडे देती है, उसको भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज आती है ग्रोथ। ये चूजा बड़ा हुआ, इसको बोलते हैं ग्रोथ। एक न्यू बॉर्न जो पैदा होता है, उससे बोलते हैं प्रोक्रिएशन। और अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसे बोलते हैं डीजनरेशन। बच्चों बात समझ लग गई? नाम समझ लग गए? ये वाले नाम समझ लग गए? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डन। तो डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं डीजनरेशन। न्यूबॉर्न पैदा होता है, उसे बोलते हैं प्रोक्रिएशन। ग्रोथ होती है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है, मिल्क हासिल हो रहा है, ये भी हार्वेस्ट हो रहा है। कोई जैसे दरख्त होता है, जैसे लैटेक्स वगैरह हासिल होती है, रबड़ वगैरह हासिल होता है, तो उसको बोलते हैं। अच्छा, अब कहानी ये है कि दरख्त हैं, दरख्त IS-16 में आते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर फल है वो IAS-40 में आता है। अब ये सिलसिला 41 में आता है। 41 में भी नहीं, ऐसे नहीं आएगा कि फल हैं, दरख्त पे लगे हुए हैं, कुछ नहीं करना।
जो ही फल हमने प्लक किया, फल उतारे, अब जो ही ये फल उतारेंगे तो हमें एक गेन होगा। क्या होगा? गेन होगा। अब जो ही फल उतारे ये बेचने के लिए हो गए, तो हमारी इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, जो कि होती है IS2, और गेन हो जाएगा क्रेडिट। अब ये जो इन्वेंट्री लिखनी है, ये लिखनी है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में ये बिकेगा 1000 का, लेकिन मार्केट में बेचने का खर्चा, वहां पे कमीशन का खर्चा ये 50 लगेगा, तो आपको जो नेट हासिल होगा वो 950 हासिल होगा। तो एंट्री ये हो जाएगी। ये फल उतारने के ऊपर है, वूल शेयर करने के ऊपर है। फल उतारे, वूल शेयर की, फसल काटी, तो इन्वेंट्री डेबिट, गेन क्रेडिट। लिखना किस पे है? फिर वैल्यू लेस कॉस्ट से। उसके बाद ये अब जो सी वैल्यू हो गई, ये कैलकुलेट जो है, ये कैलकुलेट होगी IAS 41 के तहत, लेकिन इसकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट IS2 के तहत होगी। पहली कैलकुलेशन IS 41 के तक वैल्यू कैलकुलेट होगी, इसके बाद IS2 अप्लाई होगा। सब्सीक्वेंटली IS2 अप्लाई। बात क्लियर है बच्चों? ये हो गई वूल की कहानी। लेट मी चेक। इसमें मैंने क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, सारे वो चीजें रख दी हुई हैं या नहीं रखी हुई? इसके अंदर मैंने वो नहीं रखा हुआ। एक मिनट, एक तरह सवाल भी तो आना चाहिए ना। एक मिनट। ठीक है, इसको ले चलते हैं और बाकी की बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं। IS 41।
चलो हो जाओ भाई, ट्रांसफर हो जाओ, टाइम छोटा है। ये आ गया जी, ये आ गया। जी बच्चों, बायोलॉजिकल एसेट रिकॉग्नाइज करने का तीन क्राइटेरिया: कंट्रोल एसेट का एंटिटी के पास हो, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, फेयर वैल्यू या कॉस्ट टू सेल कैन बी मेड रिलायबली। अब जो IAS 16 का क्राइटेरिया वो ये है, लेकिन उसमें फेयर वैल्यू नहीं है, कॉस्ट की बात है। यहाँ पर फेयर वैल्यू की बात है, क्योंकि इनिशियल सब्सिक्वेंट जो जितनी भी मेजरमेंट है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर होनी है on initial recognition and at the end, fair value less cost to sell। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे लिखी जाएगी, मैयर इसी वैल्यू के ऊपर होगी, लेकिन फिर कहाँ पे चली जाएगी, IAS 2 में चला जाएगा। गेंद या लॉसेस आते हैं, वो गवर्नमेंट ग्रांट भी आ जाती है, वो भी अभी देख लेते हैं। नंबर ऑफ डिस्क्लोजर्स होंगे, ये वाली बातें हमने भी पढ़ ली हैं। कॉस्ट टू सेल में क्या क्या कुछ आएगा? Which of the following expenses would be classified as cost to sell when valuing biological asset and agricultural produce? तो कमीशन टू ब्रोकर, यस, ये आ जाएगा। ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, यस, ये भी आ जाएगा। डेयरी फार्म रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो ये डेयरी फार्म तो खैर से IAS 16 से रेलेवेंट बनता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कभी भी शामिल नहीं होती है, तो ये एक छोटा सा आंसर हो गया। ले जी, अब जनरल एंट्रीज। एक कंपनी है जिसने परचेज किए 5 जिनकी एज थी 3 साल लैंड। फर्स्ट जनवरी किस पर? 55,000 ईच पर। कैरेज इन पेड वाज 5,000 ईच, कैरेज इन भी पे कर दिया 5,000 रुपया। अभी कैरेज इनवर्ड शामिल नहीं होना फेयर वैल्यू में, ये अलग से खर्चा होगा। दीज लैम्प्स वर परचेज फॉर सेल ऑन बकरा ईद, ठीक हो गया। इसका पर्पस है इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना, इसे बड़ा करना और फिर बकरा ईद पर बेच दो। एंड फॉर मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है। इफ अनलिमिटेड विशेस टू सेल देम टुडे, अगर आज ही बेचना चाहे तो इट विल हैव टू इनकर सेल्स कमीशन 2% देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट लेवी 1% देनी पड़ेगी ऑन सेल्स, यानी कि 3% देना पड़ेगा। 55,000 का खरीदा, ये उसकी फेयर वैल्यू होगी, और 3% लेवी देनी पड़ेगी। तो अब इसकी खरीदने की एंट्री 5 लिए हैं, तो 55,000 ज़रब 5, 55,000 ज़रब 5, ये कैश देना पड़ा, कैश जाएगा। 275 का क्या आ जाएगा आपका, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। इसको डायरेक्टली भी 1 माइनस 0.03 भी कर सकते हैं, 3% कमीशन लेस हो जाएगा। या यहाँ पर भी कर सकते हैं, 275 का 3%, ये लॉस हो जाएगा, ये फौरी तौर पे एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर ही लॉस आ जाएगा। ये वाली कहानी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये यकम जनवरी 21 पे हमने एंट्री लिखी, इनिशियली रिकॉग्निशन पे ही हमें लॉस हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड वाज परचेज ऑन 1 मार्च 21 फॉर 5 मिलियन, तो ये तो PPE में जाना चाहिए, लैंड खरीदी है 1 मार्च 21 पर। सॉरी, ये कैरेज भी, कैरेज एक्सपेंस भी बुक करना था, कैरेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लैंड PP डेबिट, बैंक क्रेडिट 5 मिलियन का। 1 जुलाई 21 पर न्यू बोर्न वाज बोर्न, प्रोक्रिएशन है, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट है, जिसकी फेयर वैल्यू 10,000 है, बेचने का खर्चा
अगर आज ही बेच दें तो 2500 होगा, तो 7500 बेसिकली नेट वैल्यू बनी, फिर लेस कॉस्ट टू सेल। तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, गेन क्रेडिट। इनिशियल रिकॉग्निशन पर गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। यहां पर गेन आ गया, पहले क्या आया था, लॉस आया था। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। 15 दिसंबर 21 पर एंटिटी हैज शेयर्ड वूल 60 kg हैविंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 6000। अब ये 6000 की है, शेयर कर दी। अब इन्वेंट्री वूल डेबिट और गेन क्रेडिट 6000, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सारा वर्कआउट कर कर दिया। वूल डेबिट गेन क्रेडिट 60 kg था। ओके। 18 दिसंबर पर एंटिटी हैज हार्वेस्टेड द ग्रेन हैविंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 40,000। अब ग्रेन भी आ गई, ये भी इन्वेंट्री ग्रेन डेबिट और गेन क्रेडिट, ग्रेन डेबिट गेन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये भी आ गया। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट हमने लिख दिया। 31 दिसंबर पर फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल। जो 0.5 ईयर का लैम्प है वो 25,500 माइनस 3,000 है। 4 साल लैम्प है 65,000 और उसका कॉस्ट टू सेल 5। वूल है 95 पर केजी, 10 रुपए पर केजी बेचने का खर्चा। लैंड है 6.5 मिलियन। कंपनी यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये जो 3 साल लैम्प थे साल के शुरू में, ये अब 4 साल के हो गए होंगे। किताबों में एंड पर इनकी वैल्यू 60,000 पर आनी चाहिए, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो कि पहले क्या थी, 55 पे खरीदे थे। फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसकी थी 266,750, इतने पे रिकॉर्ड किए थे। अब हम देखेंगे यही 5 60,000 के हिसाब से 3 लाख के ऊपर होने चाहिए, जो डिफरेंस आएगा वो गेन हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। 5 लैम्ब है, जरा 60,000, 3 लाख, एक ये आया, एक न्यूबॉर्न जो अब 6 महीने का हो गया होगा, एक 6 महीने का हो गया होगा। 25,500 माइनस 3,000, 22,500 का एक हो गया। एक जरा 22,500, 22,500, 3,22,500, ये सीडी आना चाहिए। ऑलरेडी रिकॉर्डेड है हमारे पास 266,750 एक, और जो न्यू बॉर्न था वो था 7,501। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमें पता नहीं मैंने कैलकुलेशन की हुई है या नहीं की हुई, नहीं की हुई। सम ऑफ इस तरीके से करेंगे। अगली कहानी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो वूल है ये 95 रुपये पर केजी है, नेट करें तो 85 रुपये पर केजी बनता है। एनआरवी हमने कितने पे लिखा हुआ है इसे, क्वेश्चन ये है। 60 kg थे, 6,000 के हुए तो 6,000 तकसीम 60, ₹100 पर केजी हुआ जो कॉस्ट है। इसे गिराना है 85 पर, तो 60 kg जरा 85 देखेंगे, या फिर 60 kg जरा 15, 900 की एनआरवी की क्या बनेगी, एडजस्टमेंट बनेगी। एनआरवी एडजस्टमेंट होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। ये 900 किया, 60 kg था, पुरानी वैल्यू कॉस्ट 100 है, एनआरवी 85 है, नेट करके 15 के साथ एंट्री हो जाएगी। जी बच्चों बताओ, एंट्री वाइज क्वेश्चन समझ लग गया, एंट्री वाइज समझ लग गई कि एंट्रीज कैसे होनी है। अब इसकी एक रिकंसिलेशन होती है, वो देखते हैं चल के। ये वाला सवाल गलती से ऐड हो गया, क्योंकि ये पहले FR2 में होता था।
वहां से मैंने जल्दी में उठाया, ये नहीं आना। आपकी स्टडी टेक्स्ट में अब इसका IS-21 का कॉम्बिनेशन किस गैप हो गया हुआ है। ले जी, पहला साल, ये स्टैंडर्ड का सवाल है और हर बुक के अंदर अवेलेबल होता है, हर बंदा ये वाला क्वेश्चन करवा देता होता है। हर्ड ऑफ 10 2 year old एनिमल वाज हेल्ड एट 1 जनवरी 21। हमें रिकंसिलेशन बनानी है, जर्नल एंट्रीज भी करने हैं, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट भी बनाए जा सकते हैं, बनाने हो तो। अच्छा, और एक कहानी होती है, ग्रांट की बात बाद में करता हूँ। ये आपके साथ रिकंसिलेशन बनाता ही हूँ, पूरा सवाल करवाता हूँ आपको। A herd of 10 2 years old animal was held at 1 जनवरी 21। ओपनिंग बना लें, 10 यूनिट से, 2 साल उनकी एज है, 2 years वाले, और फर्स्ट पे 100 रुपए का है एक, पर यूनिट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 100 रुपीज। 10 अरब 100 हो जाएगा फिर 1000। वन एनिमल एज 2.5 years वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2001 फॉर 108। ओके, परचेज कर लिए। ये 2.5 था, 108 का खरीद लिया। नो एनिमल्स वाज सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। अगर सोल्ड करने भी पड़ जाएंगे तो बुक वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा, जो गेन या लॉस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और कोई चीज उसमें नहीं है। अब रिकंसिलेशन बनानी है, तो रिकंसिलेशन में हमें बोला गया है कि क्या बनाया करो, दो चीजें किया करो। एक प्राइस चेंज बताया करो और एक फिजिकल चेंज बताया करो, ये रिकमेंडेड है। फिजिकल चेंज और दूसरी प्राइस चेंज। और फिर क्या आ जाएगा आपका, क्लोजिंग आ जाएगा। अब हमारे पास 2 साल वाले थे, एक नया बोन भी हुआ है, वन एनिमल बोर्न ऑन 1 जुलाई 21। न्यू बोर्न 1 जुलाई 21 पर 70 का था, न्यू बोर्न एनिमल ऑन 1 जुलाई 21 70 का था, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब ये फिजिकल चेंज है बेसिकली, वन न्यूबॉर्न, इसे एडिशन में भी बोला जा सकता है लेकिन ये फिजिकल चेंज है। वन तरफ ये न्यूबॉर्न हो गया, मिड में हुआ, तो यहाँ पर इसकी वर्किंग लिख लेते हैं 70, फाइनल वैल्यू नहीं निकालते। अब मेरे पास टोटल 3 हो चुके हैं कैटेगरीज, दो कैटेगरीज एक जैसी हैं, ये 2.5 का था मिड में खरीदा, ये 11 यूनिट से एक जैसे हैं। तो ईयर एंड के ऊपर 11 यूनिट्स जो स्टार्ट में 1 2 साल के थे ये 3 साल के हो गए होंगे। ईयर एंड पर वैल्यू इनकी 120 होनी चाहिए, 11 यूनिट्स की 120। ओके, एक ये 11 कौन से 10, 2 साल वाले, और एक मिड में खरीदा 2.5 साल का, तो ये भी 3 साल का हो गया होगा। अब जो न्यू बोर्न है वो ईयर एंड पर 0.5 ईयर का हो गया होगा, 0.5 ईयर का या सी का हो गया होगा। क्लोजिंग, पहले क्लोजिंग बना लेते हैं, 1 × 80,
वैल्यू कितनी बन गई भला? 12,120, 1200 से 11, 1200, 1320, 80, टोटल क्लोजिंग हो गया 1400। अब इसको दो तीन हिस्सों में बांटना है, एक फिजिकल चेंज और एक प्राइस चेंज। आसान हो ले फिर मैं बताता हूँ आपको। लो, 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 लो। ले बच्चों, क्या करना है आपने? 2 साला ओपनिंग लेना है, फिर 2 साल का ही क्लोजिंग लेना है। इन दो रेट्स में देखोगे डिफरेंस, तो ये प्राइस चेंज बताएगी या क्वांटिटी चेंज बताएगी? सोचकर बताना। 2 साल का ही एक लैंप साल पहले और 2 साल का ही लैंप साल के बाद, इन दोनों में रेट में फर्क है, तो ये प्राइस चेंज है या क्वांटिटी चेंज? क्वांटिटेटिव चेंज, ये प्राइस चेंज है। तो 5 रुपए का फर्क पड़ा है। 10, 2 साल वाले 10 यूनिट्स से, 2 साल वाले 10 यूनिट से इनका 5 रुपए का फर्क पड़ा है, यानी कि 50 का। 5 रुपए 105 माइनस 100 करके निकाले जा सकते हैं। अच्छा, अब जो एक खरीदा, ये 2.5 साल का खरीदा, 2.5 साल वाला 1 जुलाई को, और 2.5 साल वाला ही ईयर एंड पर। इन दोनों रेट्स का डिफरेंस लोगे तो ये क्या होगा? ये भी प्राइस चेंज होगी ना। 108 से 111, 9 10 11, 3 रुपए। एक यूनिट जरा, तीन, 3 रुपए का प्राइस चेंज आ जाएगा। एक न्यूबॉर्न भी है। न्यूबॉर्न की, वो भी मिड में पैदा हुआ था। न्यूबॉर्न 1 जुलाई को, ये वाला कलर नहीं, न्यूबॉर्न 1 जुलाई को, और न्यूबॉर्न ही 31 दिसंबर को। 70 का था, ये 72 का हो गया। इसका मतलब है ये प्राइस चेंज आ गई 2 रुपए। ये न्यूबॉर्न का था। तो ये क्या कहानी आ गई? ये प्राइस चेंज का फर्क आ गया 55 का। अब क्वांटिटी चेंज के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं 3 साल वाला 31 दिसंबर का रेट लूं और 2 साल का भी 31 दिसंबर का रेट लूं, तो क्या अब मुझे क्वांटिटी
उसकी जो क्वांटिटेटिव चेंज है वो बताएगा। ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 31 दिसंबर को ही देखता हूँ। क्या करता हूँ, 31 दिसंबर को ही देखता हूँ और मैं देखता हूँ 2 साल वाले और 3 साल वाले में क्या फर्क है। 15 रुपए का फर्क है। तो ये 15 रुपए जो फर्क है ये क्या है, ये उसकी क्वांटिटी चेंज है, क्वांटिटेटिव फैक्टर है। 10 हमारे ऐसे थे यूनिट्स, जरा 15, 115 माइनस 105, 150 हो गया। एक यूनिट था हमारा जो 2.5 साल का था, 2.5 साल वाला और 3 साल वाला, 9 रुपए का ये फर्क, 115, 120, 120 और 105, 115, 105 ये आ जाएगा। अब एक आ गया न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न था वो अब कितने पे पहुंच गया, 0.5 पे। तो 31 दिसंबर पर न्यूबॉर्न और 0.5, इन दोनों का डिफरेंस 82 और 72 का 8। 10 रुपए का ये भी फर्क। चेक करें टोटल कितना हो गया, 160, 713 और 220, 230, 239। चेक करें ये 1400 बनाता है क्लोजिंग। अगर बनाता है तो ये मैच हो गया, नहीं तो ये मैच नहीं हुआ। जी बच्चा, क्या ये रिकंसिलिएशन बन रही है? 1402, ये 1-2 रुपए का कौन सा फर्क आया है? 2 रुपए का कौन सा फर्क आया, प्राइस चेंज का। 70, 2, 72, 2 रुपए का कौन फर्क आया? 82 और 72, 80 और 72 है, सॉरी। For the moon and the stars, यहाँ पे 8 रुपए का फर्क है। All day for what is and what was. Take hold of your iman. जी अस्सलाम वालेकुम। बस क्लास तकरीबन खत्म हुई पड़ी है। बस नहीं नहीं, 5 मिनट दें, बस 5-7 मिनट दें। आप अवेलेबल रहें, मैं यहाँ पर जस्ट थोड़ी सी डिस्कशन करके ना इसको एंड करता हूँ। ठीक है। ओके ओके ओके। जी बच्चों, बात क्लियर हुई? अब आप अगली चीज पे हैं, पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट के अंदर आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल नहीं करनी। डू नॉट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज कॉस्ट टू सेल। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज नॉट कॉस्ट टू सेल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अच्छा जी, दो किस्म की ग्रांट्स हैं, एक अनकंडीशनल होगी और एक कंडीशनल ग्रांट होगी। अगर तो अनकंडीशनल है तो टेंशन ही कोई नहीं है, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट हो जाएगी। जब कैश रिसीव होगा तो कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट।
लेकिन जब कंडीशनल ग्रांट होगी तब आपने क्या करना है, कैश डेबिट लेफ्ट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करना है, और जब कंडीशंस मीट होंगी तब ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। 1 जनवरी 20 पर गवर्नमेंट हैज गिवन ग्रांट 1 मिलियन टू केजीसी फॉर नॉट टू एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ भांग एंड चर्स फॉर 5 years टाइम। ऐसी 2-3 चीजें बनानी नहीं है। फुल ग्रांट वुड हैव टू बी पेड बैक ऑन अकाउंट ऑफ नॉट मीटिंग द कंडीशन। तो 5 साल तक जब तक हम रुके नहीं रहते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं भेजना, बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करके लाइबिलिटी बनाकर रख छोड़ोगे, क्योंकि कंडीशन 5 साल तक पूरी करनी है। तो 5 साल लगेंगे इसको कंडीशन को पूरी करने में। अगली चीज, गवर्नमेंट हैज गिवन ग्रांट टू एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फॉर 4 years time. The partial grant would have to be paid back on account of not meeting the condition on the basis of time. अब यहाँ पर पार्शियल ग्रांट की बात की है, तो इसका मतलब हम अब 4 साल के ऊपर इसको मीट करके ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट किया, अब डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट करेंगे, 1 साल पूरा हो जाएगा, फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट करेंगे जब दूसरा साल पूरा हो जाएगा। तो अगर पूरी की पूरी ग्रांट वापसी की बात है तो वेट करेंगे टाइम लैप्स होने का, लेकिन अगर पूरी की पूरी ग्रांट की वापसी की बात नहीं है, पार्शली अलाउ है, तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिख लेंगे ग्रांट को। और ये ग्रांट बिल्कुल तकरीबन वैसे से ही डील होगी जैसे हमारा IS-20 डील होता है। बस देखना ये है कि ग्रांट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या नहीं है। अगर ये ग्रांट बियर प्लांट से रिलेटेड हुई तो फिर ये IS-16 के तहत और फिर IS-16 और IS-20 के तहत ही डील होगी। कुछ थोड़ी सी समझी भी आपको दे देता हूँ जो थोड़ी बहुत मैंने बना रखी है। ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर के ऊपर डील करता है। बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और at point of harvest, certain government grants related to agriculture. Biological asset, living element, living plant, examples, sheep, cows, trees, agriculture produce, harvested product for biological asset, from biological asset, milk है, fruit है, wool है, harvested crops है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी तो ही हम स्टैंडर्ड के तहत फाल कर सकते हैं और कोई अकाउंटिंग कर सकते हैं। मींस हम इन्वॉल्व होंगे मैनेजमेंट में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो। जैसे फिश फार्मिंग है, तो फिश फार्मिंग में अगर फिश समुद्र से निकल रही है वो भी फिश, और एक फिश है फार्म करके जिसके ऊपर आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। तो उस सूरत में हम IS-41 अप्लाई कर रहे होंगे। मकसद बेचने का हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल कर सकता है, या एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट हमारा मकसद हो सकता है। हार्वेस्ट, कॉस्ट टू सेल, ये तो डिस्कस हो गया। स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज कवर्ड है और क्या क्या चीज कवर्ड नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट एक्सेप्ट बियर प्लांट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट हार्वेस्ट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, सर्टेन गवर्नमेंट ग्रांट्स। हार्वेस्टेड प्रोड्यूस्ड आफ्टर हार्वेस्ट IS-2 लगेगा। लैंड IS-16 या IS-40 में जाएगी। बियरल प्लांट्स IS-16 में जाएंगे। अगर इंटेंजिबल एसेट है वो IS-38 में जाएंगे। बियर प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनको ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल रहते हैं? फ्रूट ट्रीज, टी बुशेस, रबर ट्रीज, ये सारी की सारी क्या है, बियर प्लांट की एग्जांपल्स है। नोट, बियर प्लांट IS-16 में डील होगा। प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बियर प्लांट IS-41 में डील होगा एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट।
फिर IS2 में चला जाएगा। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में वो जो मैंने बातें की थी, ग्रोथ, डिजनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन, ये शामिल होंगी। रिकग्निशन क्राइटेरिया, 3 कंडीशंस मीट होंगी। कंट्रोल कर सकते हो एसेट, बेनिफिट मिल रहा हो, वैल्यू, फेयर वैल्यू, और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो। ये हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे होता है, चाहे वो इनिशियल रिकॉग्निशन हो चाहे वो ईयर एंड पे हो। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कॉस्ट मॉडल पर करेंगे अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, और ये वेरी रेयर केस है। बहुत मुश्किल बात है कि गाय भैंसे भेड़ बकरियों का या खेत खलियान की कहानी का आप फेयर वैल्यू मेजर ना कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में गेन लॉस लिखनी है। कब कब ये गेन लॉस आएगा? इनिशियली रिकॉग्निशन पर, फेयर वैल्यू चेंज के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्ट होगा। जहां पर रिलायबली मेजर ना हो रही हो तो फिर क्या होगा? यहाँ पर साथ में मुझे लगता है कि शादी हो रही है। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट करनी पड़ेगी। हमें फिर लेस कॉस्ट टू सेल पे स्विच करना है अगर जब भी रिलायबल मेजर होना शुरू हो जाए। गवर्नमेंट ग्रांट की डिस्कशन हमने कर ली। डिस्क्लोजर, गेन लॉसेस फ्रॉम फेयर वैल्यू चेंज बताना है। बायोलॉजिकल एसेट के ग्रुप्स बताने हैं। ग्रुप्स क्लासिफिकेशन क्या हो सकती हैं? कंज्यूमेबल या बियरर, मेच्योर, इमेच्योर बता दें तो बहुत अच्छी बात है। रिकंसिलेशन में फेयर वैल्यू चेंज बताएंगे, परचेज, सेल, हार्वेस्ट, एक्सचेंज डिफरेंस अगर कोई आ रहा है, कोई और चेंज है, ये रिकंसिलेशन में चीजें शो करनी है जो भी हमने डिस्कस की हैं। ये अदर डिस्क्लोजर है, नेचर बताओ, जैसे कमिटमेंट है, रेस्ट्रिक्शन है, कोई प्लेज वगैरह करवाया है, वो वाली चीजें। ले जनाब। जी बच्चों। जी मिस, हमारी तरफ से क्लोज्ड है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत मेहनत की है और अच्छे से आपने पढ़ाया है सर को, क्लास को। चले मैं अब क्लोज कर देती हूँ क्लास को जी थैंक यू। इंशाल्लाह। बच्चों दुआ में याद रखना है आप लोगों ने, और इंशाल्लाह सर, पूछो तो इंशाल्लाह। पूछ सकते हैं। Today we have completed the final session on CAF1, Financial Accounting and Reporting. The material used during the session will be shared through a link in the comments. स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? सॉरी। जी जी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। Dear students, today we have completed the final session on CAF1, Financial Accounting and Reporting. The material used during the session will be shared through a link in the comment section of the YouTube video, which will be pinned for easy access. Sir, we sincerely acknowledge and appreciate your exceptional dedication, profound expertise, and unwavering commitment to inspiring and educating our students. As a token of our gratitude, your appreciation will be dispatched shortly. Thank you so much. The next class of CAF2, Taxation Principles and Compliance, will start tomorrow from 10 a.m. to 5 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz. थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।